अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 29 जुलाई 2020 को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम अभी बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखने वाले हैं, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम, हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कुछ नई पॉलिसीज़ जो हैं वो रखी हैं। ये बिल कैबिनेट में पास हो चुका है, संसद में पास होना रहता है। संसद में पास हो जाएगा तो इसके बाद हमें इसको लॉ बना दिया जाएगा। अगर ये बिल पास होता है संसद में तो कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखे जाएंगे, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। लास्ट जो एजुकेशन पॉलिसी थी हमारे इंडिया में वो 1986 में इम्प्लीमेंट की गई थी, और अभी 29 जुलाई 2020 को आफ्टर 34 ईयर्स, 34 सालों के बाद जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो रखी गई है। और देखते हैं ये पॉलिसी अगर संसद में बिल पास होता है क्या क्या चेंजेस लेकर आती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसके साथ ही, इस बिल के पास होने के साथ ही, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया जाए। अभी व्हाट इज़ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या है? अगर ये बिल लॉ बनता है तो क्या क्या चेंजेस हैं हम अपने एजुकेशन सिस्टम में जो देखेंगे, वो क्या चेंजेस है, क्या चित्र बनेगा हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का, उन सब के बारे में हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे 5+3+3+4 स्कूल स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया जाएगा। अभी ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है क्या, उसके बारे में देखते हैं। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले जब बच्चा प्री नर्सरी या नर्सरी से लेके जो 12वीं तक क्लासेस करता है, उस पूरी क्लासेस को, उस पूरे स्कूल स्ट्रक्चर को इन्होंने इन 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज की, जहाँ पे आपकी प्री नर्सरी वगैरह, प्राइमरी एंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास आती है। सेकेंड क्लास तक इन्होंने फाउंडेशन स्टेज जो है उसमें इसको रखा है, जहाँ पे मतलब कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग इन्हें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमारी जो 3rd से लेकर 5th क्लास तक है उसे हमने प्री स्टेज में रखा है। प्री स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा हम मातृभाषा के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, बच्चों की प्री डेवलपमेंट करेंगे, प्राइमरी लेवल में उनकी डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद मिडिल स्टेज में 6 से लेकर 8th क्लास तक को मिडिल स्टेज में डिवाइड किया गया है, और 9 से लेकर 12th क्लास को लास्ट स्टेज में रखा गया है इस हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जब हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को ये प्री लेवल से लेकर +2 तक, जैसे ये एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 में डिवाइड हुआ है, इन सब के बीच में या इन स्कूल स्ट्रक्चर के बीच में क्या क्या चेंजेस हैं जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नो स्ट्रीम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। मतलब जैसे आप अभी +1 में, +2 में होते थे, 10+1 10+2 में आप साइंस लेते थे, कॉमर्स लेते थे, आप आर्ट्स लेते थे, स्ट्रीम्स में डिवाइड होते थे। उस तरह का स्ट्रीम सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। मीन्स कि अगर अभी कोई साइंस वाला स्टूडेंट्स आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो उसे ये अलाउ होगा। एक पूल क्रिएट कर दिया जाएगा जिसमें बच्चों को अलाउ होगा कि वो अगर साइंस रखी है लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई बंदिश नहीं होगी। उसके बाद 360 डिग्री असेसमेंट सिस्टम रखा जाएगा। 360 डिग्री असेसमेंट सिस्टम में क्या होगा कि जो असेसमेंट है, बच्चा खुद की असेसमेंट खुद भी लगाएगा और जो उसके सहपाठी होंगे वो भी उसकी असेसमेंट लगाएंगे, और अध्यापक के साथ साथ सहपाठियों की असेसमेंट भी एक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगी। इससे क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा चेंजेस जो ये देखने को मिलता है कि हमारे सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार है वो भी इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में देखा जा रहा है। ये एक स्टूडेंट को एक टीम वर्क में रहना भी सिखाएगा, क्योंकि फिर वो अपने साथी के साथ
जो छल कपट है वो करने से परहेज करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका रिपोर्ट कार्ड उसके अपने साथी के बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होने के लिए जा रहा है विद दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और जो मेन कंसंट्रेशन होगा वो मदर टंग लैंग्वेज में होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्री स्टेज है 3rd से लेकर 5th क्लास तक, उसमें बच्चे को मदर टंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब उन्हें ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इंग्लिश ही पढ़िए, आप इंग्लिश ही वो करिए, आप अपने एग्जाम इंग्लिश हिंदी अपने मन चाही भाषा में दे सकते हो। सो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। भाषा को लेकर बच्चे के ऊपर कोई भी प्रेशर जो है वो नहीं डाला जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर कोडिंग एंड इंटर्नशिप सिखाई जाएगी मिडिल स्टेज में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिडिल स्टेज 6 से लेकर 8th क्लास को मिडिल स्टेज में डिवाइड किया गया है। उस स्टेज में आपको कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग में हम लोग जैसे कंप्यूटर की नॉलेज हम लोगों के बच्चे कर सकते हैं, उसके साथ वो इंटर्नशिप चाहे तो इंटर्नशिप सीख सकते हैं किसी भी जहाँ पे भी उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें काम भी दिया जाएगा। उसके बाद जो ऑल स्कूल एग्जाम्स विल बी सेमेस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर्स। ये सबसे ज़्यादा ये जो पॉइंट है ये लागू होगा लास्ट स्टेज में, यानी 9th से लेकर 12th तक की स्टेज में, कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो ट्वाइस ईयर्स होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे, 2 सेमेस्टर होंगे पूरे साल में, और जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट है वो इन दोनों सेमेस्टर्स को मिलाकर बनेगा। उसके बाद ये तो थे जो हमने स्कूल लेवल में चेंजेस पढ़े कि 9वीं से लेकर 12वीं तक में जैसे सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा या स्कूल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होंगे। अभी हम देखते हैं कि कॉलेज क्लासेस में इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने से जो ग्रेजुएशन क्लासेस हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं उसमें कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। मान लीजिए आपके 12वीं में कम नंबर आए हैं और आप कम नंबरों की वजह से अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो आपके लिए क्या होगा, कैट एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ताकि आप ये एग्जाम देकर, अगर आपके कम भी मार्क्स हैं तो आप ये एग्जाम देकर अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। सो उसके बारे में ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है हमारी सरकार का। उसके बाद मल्टी एंट्री एंड एग्जिस्ट फ्रॉम एनी कोर्स ये इंट्रोड्यूस होगा। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है और एक बहुत ही बड़ा कदम है हमारी एजुकेशन सिस्टम की तरफ। हम लोग पढ़ते हैं कि ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट एक्चुअली है क्या। पहले क्या होता था कि अगर हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन करते करते अगर हम लोग बीच में, यानी 1 साल करने के बाद अगर हम बीच में किसी कारण कोई और काम करने लग पड़े और हमारी ग्रेजुएशन बीच में ही छूट जाए तो वो छूटी हुई रह जाती थी, हम दोबारा उसे ज्वाइन नहीं कर पाते थे, या कोई लिमिटेड पीरियड होता था उसके बाद ही हम उसे, मतलब उसके अंदर ही अगर हम एग्जाम्स दें तभी हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट मानी जाती थी। अदरवाइज अगर हम कुछ साल ड्रॉप कर दें या टाइम लिमिट से ज़्यादा साल ड्रॉप कर दें तो हम दोबारा अपनी ग्रेजुएशन में जो 1 साल लगाया है वो हमें दोबारा से लगाना पड़ता था। तो ये जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। मल्टी एंट्री एंड एग्जिस्ट जो है वो ऑप्शन बच्चों को दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आप ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की है और आपने फर्स्ट ईयर जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट ईयर के बाद आप कहीं और या किसी और वजह से वो कोर्स नहीं कर पा रहे हो या ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी है, तब भी आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपका वो 1 साल ग्रेजुएशन में किया हुआ बर्बाद नहीं होगा। और इसी तरह अगर आपने 2 साल लगाए हैं, 2 साल के बाद आपने ड्रॉप कर दिया है तो आपको क्या होगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 3 साल लगाए हैं उसके बाद ड्रॉप किया है तो बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4th साल है, 4 साल लगाए हैं तो डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब ग्रेजुएशन में लगाए हुआ 1 साल भी, 6 महीने भी आपके लिए बर्बाद नहीं जाएंगे, चाहे आप बाद में जितने मर्जी टाइम के बाद फिर से रीजॉइन कर लें उस सिस्टम को। उसके बाद क्रेडिट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और आपके लगाए हुए 1 साल जो है वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा होते जाएंगे। मान लीजिए आपने 1 साल लगाया है, बीएससी के लिए लगाया है, उसके बाद आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है, तो आपको बीएससी में लगाए हुए 1 साल का जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जब तक 3 के बीएससी मेडिकल ही ले लीजिए, 3 के 3 साल अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं ग्रेजुएशन में तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, ना ही आपको डिग्री दी जाती थी, और आपका वो लगाया हुआ 1 साल वेस्ट हो जाता था, ना ही उसका कोई मूल रहता था। पर इस मल्टी एंट्री और एग्जिस्ट के चलते आपका वो साल वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब आपकी एजुकेशन का मूल हर
समय समय आपकी एजुकेशन का मूल जो है वो रहेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और एक बैंक बना दिया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपकी अपनी एजुकेशन में लगाया हुआ कोई भी साल, कोई भी महीना जो है वो वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपके एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा होते जाएंगे वो, और आपको आपकी की हुई पढ़ाई का सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा जरूर मिलेंगे। उसके बाद जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और जो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, उन सबको इमर्ज कर दिया जाएगा। और जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उनमें हमें मेजर और माइनर जो है उसका ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपका फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट है और आपका म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है। पहले क्या होता था, साइंस वाला स्टूडेंट म्यूजिक नहीं ले सकता था, लेकिन अभी हमारे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम साइंस के हैं और हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो हम म्यूजिक एज अ माइनर सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में होने के लिए है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो फिलहाल है वो माना जाता है फिनलैंड में। फिनलैंड एक कंट्री है जिसका एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में दी बेस्ट माना जाता है, जो कि अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर 7% अपनी GDP का लगाती है। और वहीं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर ये बिल पास हो जाता है हमारी संसद में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे जो इंडिया है वो 6% अपना GDP का एजुकेशन सिस्टम पे लगाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम है। इसी के साथ वी कैन होप दैट आवर एजुकेशन सिस्टम विल बी एट इट्स फेस वैल्यू विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी, एंड वी कैन होप बेस्ट फॉर आवर फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी सारी कल्पना कर सकते हैं इस एजुकेशन सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के बाद। सो ये एक बहुत ही एक आशा का संदेश जो है, ये जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमारे सामने लेकर आ रही है। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपके जहन में आया होगा कि कैसे हमारी भारतीय सरकार का भी फोकस इसकी तरफ पड़ा है, जो हमारे बच्चों की नींव है वो रखने की तरफ। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप अगर कोई और अपडेट्स चाहिए होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे सकते हैं। You can subscribe my channel for more updates. That's all. Thank you all of you.